सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 8 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 का 18वां अध्याय पढ़ेंगे, जिसे लिखा है सृंजय ने, और इस पाठ का शीर्षक है टोपी। प्यारे बच्चों, यह एक गौरैया की कहानी है। आइए देखते हैं इसे। एक थी गौरैया गोरैया और एक था गौरा नर गोरैया। दोनों एक दूजे के परम संगी यानी साथी। जहाँ जाते, जब भी जाते, साथ ही जाते, साथ हंसते, साथ ही रोते, एक साथ खाते पीते, एक साथ सोते, भिन्न सार होते ही। भिन्न सार शब्द का मतलब है प्रातःकाल। सुबह होते ही खोंते से यानी घोंसले से निकल पड़ते दाना चुगने, और झुटपुटा होते ही खोंते में आ घुसते, और जैसे ही संध्या का समय होता अपने घोंसले में आ जाते। थकान मिटाते और सारे दिन के देखे सुने में हिस्सेदारी बटाते। एक शाम गौरैया बोली, आदमी को देखते हो कैसे रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं, कितना फबता है उन पर। फबता है यानी कितना जचता है उन पर कपड़ा। खाक फबता है। गौरा तपाक से बोला। खाक फबता है यानी क्या अच्छा लगता है। गौरा तपाक से यानी जल्दी से बोला। कपड़ा पहन लेने के बाद तो आदमी और बदसूरत लगने लगता है। लगता है आज लट जीरा चुगाए हो। गौरैया बोल पड़ी। लट जीरा यानी गौरे को ऐसी बातें करते देखकर गौरैया क्या बोली, लगता है आज कुछ ऐसा खा के आए हो जिससे ऐसी बहकी हुई बातें कर रहे हो। कपड़े पहन लेने के बाद में आदमी की कुदरती खूबसूरती ढंक जो जाती है। गौरा बोला, अब तू ही सोच, अभी तो तेरी सुघड़ काया होता है शरीर, सुघड़ यानी सुंदर का एक एक कटाव मेरे सामने है। रोवे रोवे की रंगत मेरी आंखों में चमक रही है। अब अगर तू मानुष यानी मनुष्य की तरह है, खुद को सरापा होता है सिर से लेकर पैरों तक पहने जाने वाला कपड़ा, ढंक ले तो तेरी सारी खूबसूरती ओझल हो जाएगी। ओझल यानी दिखाई नहीं देगी। कपड़े केवल अच्छा लगने के लिए नहीं, गौरैया बोली, मौसम की मार से बचने के लिए भी पहनता है आदमी। तू समझती नहीं। गौरा हंसकर बोला, कपड़ा पहनकर जाड़ा गर्मी बरसात सहने की उनकी सकत यानी क्षमता खत्म हो जाती है। और इस कपड़े में बड़ा लफड़ा है। कपड़ा पहनते ही पहनने वाले की औकात पता चल जाती है। आदमी की हैसियत में भेद पैदा हो जाता है। क्या कह रहा है गौरा जो है वह बता रहा है कि कपड़े से हम क्या हैं, आदमी की हैसियत में उसकी अमीरी गरीबी के बारे में पता लग जाता है। फिर भी आदमी जो है वह कपड़ा पहनने से बाज नहीं आता। गौरैया बोली, नित नए नए लिबास सिलवाता रहता है। नए नए लिबास यानी नए नए कपड़े सिलवाता रहता है। यह निरा पोंगापन है। पोंगापन यानी पागलपन है। गौरा बोला, आदमी तो लिबास से फक्त लाज ही नहीं रखता, हाथ पैर जो चलने फिरने के काम करने के वास्ते हैं उन्हें भी दस्ताने और मोजे से ढक लेता है। सिर पर लटे हैं उन्हें भी टोपी से ढक लेता है। अपन तो नंगे ही भले। उनके सिर पर टोपी कितनी अच्छी लगती है। गौरैया बोली, मेरा भी मन टोपी पहनने का करता है। तो गौरा उसको कहता है, टोपी तू पाएगी कहाँ से। गौरा बोला, टोपी तो आदमियों का राजा पहनता है। जानती है एक टोपी के लिए कितनों का टाट उलट जाता है। टाट उलटना यानी टोपी प्राप्त करने के लिए अर्थात कुर्सी प्राप्त करने के लिए व्यक्ति क्या है, कितनी उलट पुलट करता है। जरा सी चूक हुई नहीं कि टोपी उछलते देर नहीं लगती। टोपी उछलना यानी इज्जत उछलते देर नहीं लगती। अपनी टोपी सलामत रहे, अपनी कुर्सी सलामत रहे, इसी फिक्र में कितनों को टोपी पहनानी पड़ती है, यानी कितने लोगों की चापलूसी करनी पड़ती है। मेरी मान, तू इस चक्कर में पड़ ही मत।
गवरा था तनिक समझदार, इसलिए शक्की, जबकि गवरैया थी जिद्दी और धुन की पक्की। ठान लिया सो ठान लिया, उसको ही जीवन का लक्ष्य मान लिया। कहा गया है जहाँ चाहा वहीं रहा। मामूल के मुताबिक अगले दिन दोनों घूरे पर चुगने निकले। चुगते चुगते उसे एक रुई का फाहा मिल गया। मिल गया, मिल गया। गवरैया मारे खुशी के घूरे पर लौटने लगी। गवरैया को एक छोटा सा रुई का टुकड़ा मिल गया। इससे वह खुशी से चिल्लाने लगी, मिल गया, मिल गया। अरे क्या मिल गया? गवरे ने चिहाकर पूछा। मिल गया, मिल गया, टोपी का जुगाड़ मिल गया, यानी जिससे टोपी बननी थी वह मिल गया। गवरैया ने गवरे के सामने रुई का फाहा धर दिया। तेरे जैसा ही एक बावरा और था, गवरा बोला। रास्ता चलते उसे अचानक एक दिन पड़ा हुआ चाबुक मिल गया। चाबुक था बड़ा उम्दा और लचकदार, किसी घुड़सवार के हाथ से छूटकर गिर गया होगा। चाबुक हाथ लगते ही यह बावरा चीखने लगा। चाबुक तो मिल गया, बाकी बचा 3, घोड़ा लगाम और जीन। यानी मुझे चाबुक तो मिल गया, मेरे पास अब घोड़ा लगाम और जीन बाकी है। यह रटता रहा, बाकी बचा 3, घोड़ा लगाम और जीन। अब ये तीनों रास्ते में पड़े मिलने से रहे। सब काम धंधा छोड़कर बावरा ताउम्र यही रटता रहा, बाकी बचा 3, घोड़ा लगाम जीन। गवरा उसे समझाते हुए बोला, इस रुई के फाहे से लेकर टोपी तक का सफ़र तुझे कुछ अता पता है? बस देखते जाओ अब कैसे बनती है टोपी। गवरैया रुई का फाहा लिए एक दुनिया के पास चली गई और बड़े मनोहार से बोली, दुनिया भैया, दुनिया भैया, इस रुई के फाहे को धुन दो। दुनिया बेचारा बूढ़ा था, जाड़े का मौसम था, जाड़ा यानी सर्दी का मौसम था। उसके तन पर, शरीर पर वर्षों पुरानी तार तार हो चुकी एक मिर्जई पड़ी हुई थी। मिर्जई होता है कंबल से बना हुआ लंबा कपड़ा। वह कांपते हुए बोला, तू जाती है कि नहीं? देखती नहीं, अभी मुझे राजा जी के लिए रजाई बनानी है। एक तो यहाँ का राजा ऐसा है जो चाम के दाम चलाता है। चाम के दाम यानी पैसे नहीं देता, बल्कि शरीर से क्या करवाता है? काम करवाता है। ऊपर से तू आ गई फोकट की रुई धुनवाने। फोकट यानी बिना पैसे के रुई धुनवाने। तो वो कहती है, उजर न करो भैये, यानी तुम नाराज़ न हो। गवरैया बोली, मैं तुम्हें पूरी उजरत दूंगी, पूरी मजदूरी दूंगी, इसे धुन दो भैया। आधा तू ले ले, आधा मैं ले लूँगी। दुनिया को अपनी ज़िंदगी में आज तक इतनी खरी मजूरी कभी नहीं मिली। 16 आने में से 8 आने मजूरी तो इसके लिए सपना थी। वह झट से तैयार हो गया। घर घर चों चों उसकी तांती बज उठी। उसने बड़े मन से रुई धुनी। लो इसे। उसमें से आधा दुनिया ने ले लिया और आधा गवरैया ने। इससे उत्साहित गवरा गवरैया एक कोरी के यहाँ गए। कहने लगे, कोरी भाई, इस धुनी रुई से सूत काट दो। कोरी कौन? सूत काटने वाला। कोरी की कमर झुकी हुई थी। उसके बदन पर धज्जी धज्जी हो चुका एक धुस्सा डाल रखा था। वह बड़ी अनिच्छा से यानी बेमन से बोला, तुम लोग यहाँ से भागते हो कि नहीं? देखते नहीं, मुझे राजा के अचकन के लिए सूत काटने हैं। अचकन यानी कुर्ते बनाने के लिए। मुझे फुर्सत नहीं है मुफ्त में मल्लार गाने की, यानी मेरे पास समय नहीं है बिना पैसे के काम करने का। भैया, इस मुल्क में सब काम क्या राजा जी के लिए ही होता है? गवरैया अचरज से आश्चर्य से बोली, तू किस मुल्क से आई है? कोरी ने उसे आंख भर के देखा। जानती नहीं यहाँ का चलन? खट मरे बरदा, बैठ खाए तुरंग, यानी काम करते करते बैल मरे और घोड़ा जो है वह बैठा बैठा खाए। कहने का भाव यहाँ पे कि गरीब लोग काम करे और बिना पैसे के। यहाँ सब काम राजा जी के नाम पर और राजा जी के लिए होता है। राजा जी के लघुए भगुए यानी नौकर चाकर, वो भी बहुत हैं। इसी में उनका भी काम होता है, यानी राजा के साथ साथ उनके नौकर चाकरों का काम भी बिना पैसे के करना पड़ता है। मुकरो मत भैया, हम तुम्हें माकूल मुआवजा देंगे, यानी उचित पैसा देंगे। गवरैया बोल पड़ी, इसे काट दो, आधा तुम ले लो, आधा मैं ले लूँगी। कोरी भी तैयार हो गया। इतनी वाजिब मजूरी पर काम न करना मूर्खता होगी। तन तन करके उसकी तकली चरखी ताता थैया करने लगी। काफ़ी महीन और लच्छेदार सूत काट दिए उसने।
कदम कदम पर मिलते कामगारों के सहयोग से गवरैया को आगे बढ़ने पर उकसा दिया। इसके बाद वे दोनों एक बुनकर के पास गए और इसरार करने लगे, बुनकर भैया इस कते हुए सूत से कपड़ा बुन दो। बुनकर अगबग होकर यानी आगे पीछे होकर देखने लगा, हटते हो कि नहीं यहाँ से, देखते नहीं अभी मुझे राजा जी के लिए बागा बुनना है। अभी थोड़ी देर बाद ही राजा के कारिंदे यानी नौकर हाजिर हो जाएंगे। साव करे भाव तो चबाव करे चाकर, कि राजा जी तो कहते ही हैं, उनके नौकर चाकर भी कहते हैं। इतना कहकर बुनकर अपने काम में मशगूल हो गया यानी अपने काम में लग गया। इसे बुंदे भैया गवरैया ने साहस बटोर कर कहा, हम सेंत मेत का यानी मुफ्त का काम नहीं करवाते, इसे बुन दे, आधा तू ले ले आधा हम ले लेंगे। बुनकर ने देखा कि सौदा बुरा नहीं है, वह तैयार हो गया। सूत अपनी ओर खींचकर ताना बाना पसार दिया। उसका करघा चलने लगा, ढरकी ढुलकने लगी। थोड़ी देर में उसने काफ़ी गफ जोर दवीज कपड़ा बुन दिया। आधा उसने ले लिया और आधा इन्होंने। गवरैया ने 3/4 मंजिल मार ली यानी उसने रुई को धुनवाया, कतवाया और कपड़ा बनवा लिया। कपड़ा लिए वह एक दर्जी के पास जा पहुंची। दर्जी भैया इसकी टोपी सिल दो। खिसकती हो कि नहीं यहाँ से, दर्जी रोष से गुस्से से बोला, देखते नहीं राजा जी की 7वीं रानी से 9 बेटियों के बाद 10वां बेटा पैदा हुआ है। अब उस 10 रत्न के लिए मुझे ढेरों जब्बे सिलने हैं यानी छोटे कपड़े बनाने हैं। दर्जी ने माथे का पसीना पोंछते हुए ठंडी आहा भरी, कुछ देना न लेना भर माथे पसीना यानी काम करना पड़ेगा और कुछ मिलेगा भी नहीं। हम तो भैये बेगार में यानी फ्री में या मुफ्त में काम नहीं करवाते। गवरैया बोली, इस बुने कपड़े की टोपी सिल दे, बल्कि 2 टोपियाँ सिल दे, एक तू ले ले एक हम ले लेंगे। मुँह मांगी मजूरी पर कौन मुंजी तैयार न होता यानी पैसा मिलने पर काम करने पर वह तैयार हो गया। कच कच उसकी कैंची चल उठी, चूहे की तरह सरसर उसकी सुई कपड़े के भीतर बाहर होने लगी। बड़े मनोयोग से यानी मन से उसने 2 टोपियाँ सिल दी। खुश होकर दर्जी ने अपनी ओर से एक टोपी पर 5 फूंदने भी जड़ दिए। फूंदने वाली टोपी पहनकर गवरैया जैसे आपे में न रही, 1.5 टांग पर ही लगी नाचने। फुदक कर लगी गवरा को दिखाने, देख मेरी टोपी सबसे निराली, 5 फूंदने वाली। वाकई तू तो रानी लग रही है। गवरे को भी आखिरकार कहना पड़ा, रानी नहीं राजा कहो मेरे राजा। गवरैया ऊंचा उड़ने लगी। अब कौन राजा मेरा मुकाबला करेगा। टोपी पहनते ही उसके मन में एक नई खुशी ने जोर मारा कि क्यों न इस मुल्क के राजा का भी एक बार जायजा लिया जाए, जिसके लिए इतने सारे काम होते हैं। उड़ते उड़ते वह राजा के महल के कंगूरे पर जा बैठी। उस वक्त राजा अपने चौबारे पर टहलुओं से खुली धूप में फुलेल की मालिश, टहलुओं से यानी अपने नौकर चाकरों से फुलेल यानी तेल की मालिश करवा रहा था। राजा उस वक्त अधनंगा बदन और नंगे सिर था। एक टहलुआ सिर पर चंपी कर रहा था, दूसरा हाथ पैर पाँव की अंगुलियां फोड़ रहा था, तो तीसरा पीठ पर मुक्की मार रहा था और चौथा पिंडली पर गुद्दी काट रहा था। गवरैया कंगूरे पर से ही चिल्लाई, मेरे सिर पर टोपी, राजा के सिर पर टोपी नहीं, राजा के सिर पर टोपी नहीं। मालिश करवाते राजा की नज़र गवरैया से टकरा गई। गवरैया के सिर पर फूंदनेदार टोपी देखकर उसकी अकल चकरा गई। वह तो लगातार रटे ही जा रही थी, मेरे सिर पर टोपी, राजा के सिर पर टोपी नहीं। अरे कोई मेरी टोपी लाओ जरा जल्दी। राजा दोनों हाथों से अपना सिर ढकते हुए चिल्लाया। टोपी आ गई। राजा ने झट से यानी जल्दी से पहन ली। देख रही फदगुदी मेरी अब वो कहती है आगे, मेरे टोपी में 5 फूंदने। गवरैया ने अब दूसरा ही राग यानी दूसरी बात कहनी शुरू कर दी। राजा की टोपी में एक भी नहीं, मेरी टोपी में 5 फूंदने, राजा की टोपी में फूंदने नहीं। राजा को बेहद हेठी यानी राजा को बहुत ही महसूस हुआ कि इसकी टोपी में तो फूंदने हैं, मेरी में नहीं। इस मुल्क में महाबली राजा के सामने एक चिड़िया की यह मजाल, वह बुरी तरह बिगड़ गया। इस फदगुदी की गर्दन को मसल दो, पंखने नोच लो, सिपाहियों देर न करो। क्षमा करें महाराज, मंत्री ने हाथ जोड़ दिए। मच्छर मारकर हाथ क्यों गंदा करना, अपने आप चली जाएगी। तब राजा सिपाहियों से बोला, अब ऐसे नहीं मानेगी,
इसकी टोपी छीन आओ, उसे मैं पैरों से ठोकर मारूंगा। एक सिपाही ने गुलेल मारकर गवरैया की टोपी नीचे गिरा दी तो दूसरे सिपाही ने झट से वह टोपी लपक ली और राजा के सामने पेश कर दी। राजा टोपी को पैरों से मसलने ही जा रहा था कि उसकी खूबसूरती देखकर दंग रह गया। कारीगरी के इस नायाब नमूने को देखकर वह जड़ हो गया। मेरे राज में मेरे सिवा इतनी खूबसूरत टोपी दूसरे के पास कैसे पहुंची, सोचते हुए राजा उसे उलट पुलट कर देखने लगा। इतनी नगीना टोपी उस मुल्क में बनाई किसने? राजा के मन में ख्याल आया, अब तो उस हुनरमंद कारीगर की खोज होने लगी। राजा चाहे और पता न चले। गिरते पड़ते दर्जी हाजिर हुआ। दुहाई अन्नदाता, इतनी बढ़िया टोपी तुमने कभी हमारे लिए क्यों नहीं बनाई? मेघों की गड़गड़ाहट की मानिंद राजा की आवाज़ निकली। वो कहता है, दुहाई अन्नदाता, हमें दुहाई नहीं यानी माफ़ी दो। वो कहता है, वजह बताओ। कपड़ा बहुत उम्दा था, यानी कपड़ा बहुत बढ़िया था सरकार, एकदम गफ और दबीज। ऐसा उम्दा कपड़ा किसने बुना? नाग की मानिंद राजा फूंक मारने लगा। गिरते पड़ते बुनकर हाजिर हुआ। माफ़ी बख्शें सरकार। माफ़ी नहीं, वजह बताओ। कहता है, सूत बहुत अच्छा था, उम्दा था, एकदम महीन, पतला और लच्छेदार। इतना महीन सूत किसने काता? शेर की मानिंद राजा ने दहाड़ मारी। गिरते पड़ते कोरी हाजिर हुआ। जान बख्शे महाराज। जान नहीं, वजह बताओ। वो कहता, रुई इतनी बेहतरीन थी सरकार, एकदम बादलों की तरह सफ़ेद धुनी हुई। इतनी बेहतरीन रुई किसने धुनी? बिजली की तरह राजा की आवाज़ कड़की। हाँफते छाती पीटते दुनिया हाजिर हुआ। क्षमा अन्नदाता। क्षमा नहीं, क्षमा नहीं, वजह बताओ। राजा गुस्से में कांप रहा था। तुम चारों ने मिलकर इस गवरैया का काम किया, हमारे लिए आज तक ऐसा काम क्यों नहीं किया? वो कहते हैं, आपके लिए भी किया है सरकार। दुनिया ने ज़मीन पर लेटकर कहा, और आगे भी आपके लिए करेंगे सरकार। हमारे लिए अब तक जो काम हुआ उसमें इतनी नफासत यानी इतनी सुंदरता क्यों नहीं थी? अभय दान दें यानी जीवन दान दें तो बोलूं सरकार? दुनिया बोला, चलो दिया। राजा बोले, अब बताओ महाराज, इस गवरैया ने जो भी काम करवाया उसमें आधा हिस्सा देती थी, जिसके पास बहुत कुछ है वह कुछ भी नहीं देता है। यानी इसके पास एक छोटा सा रुई का फाहा था और उसमें से ही इसने सबको जिससे भी काम करवाया उसमें से आधा हिस्सा दिया, और जिसके पास बहुत कुछ होता है वह कुछ नहीं देता है। इसके पास कुछ भी नहीं था फिर भी ये आधा दे देती थी, इसलिए इसके काम में अपने आप नफासत यानी सुंदरता आती गई सरकार। दुनिया दंडवत पर दंडवत यानी हाथ पर हाथ जोड़े जा रहा था। देख ले राजा, आंख में उंगली डालकर देख ले, इसके लिए पूरे मोल चुकाए हैं, बेगार की नहीं है यानी बिना पैसे की नहीं है ये। गवरैया फिर चिल्लाने लगी, यह राजा तो कंगाल है, निरा कंगाल, इसका धन घट गया लगता है, इसे टोपी तक नहीं जुड़ती, तभी तो इसने मेरी टोपी छीन ली। राजा तो वाकई अकबका गया था। एक तो तमाम कारीगरों ने उसकी मदद की, दूसरे इस टोपी के सामने अपनी टोपी की कम सूरती, तीसरे खजाने की खुलती पोल। इस पाखी को कैसे पता चला कि धन घट गया है? तमाम बेगार करवाने यानी बिना पैसे के काम करवाने और बहुत सख्ती से लगान वसूलने के बावजूद भी राजा का खजाना खाली ही रहता है। इतना ऐशो आराम, इतनी लश्करी, इतने लवाजिमे का बोझ खजाना संभाले भी तो कैसे? तमाम लोग निकल आए थे यह अनोखा तमाशा देखने। मंत्री ने ओले से कहा, यह मुंह फट महाराज को बेपर्दा करके ही दम लेगी। राजा तो खुद घबरा रहा था, झट से बोल पड़ा, इसकी टोपी वापस कर दो। सिपाहियों ने कहना माना। टोपी वापस कंगूरे की और हवा में उछाल दी गई। गवरैया ने फिर से टोपी पहन ली और उड़ कर कहने लगी, यह राजा डरपोक है, निरा डरपोक, मुझसे डर गया, तभी तो इसने मेरी टोपी लौटा दी। कौन इस मुंह फट के मुँह लगे, क्यों मंत्री जी? कहकर राजा ने अपनी टोपी कसकर पकड़ ली। सृंजे द्वारा यह अध्याय लिखा गया है। धन्यवाद।